स्वागत है आप सभी का एग्जाम बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अनुराग दुबे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी यूनिट जो कि रहने वाली है हमारे प्री के लिए, और इस यूनिट का नाम होने वाला है यूनिट नंबर 7। चलिए सो फटाफट सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हो तुरंत के तुरंत कमेंट करो कि क्या आप सभी तक वॉइस एंड वीडियो क्लियर पहुंच रहे हैं, कोई भी इंटरप्शन तो नहीं। अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो क्विकली कमेंट करो और फिर जल्दी से कमेंट करके ये बताओगे एकदम आप मुझे। यस, चलिए जल्दी से कमेंट करो गाइस। जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी जल्दी आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो पाएगा। जितने भी लोग हैं फटाफट से कमेंट करो एवरीवन। चलिए 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट ऐड हो जाएं, फिर करते हैं आज के हमारे सेशन को स्टार्ट। ठीक है, ओके चलो। सो धीरे धीरे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अपन करते हैं आज के हमारे सेशन को स्टार्ट। चलो सो सबसे पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं ये रिलेटेड होने वाली है हमारी यूनिट 7 से ही। और आज की क्लास में हम सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो एमपीपीएससी प्री है इसमें टोटल जो 10 हमारी यूनिट्स आएंगी, इसमें से 7वीं जो हमारी यूनिट होने वाली है, 7वीं यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं कि सर ये 7वीं यूनिट जो है हमारी, जिसमें बायो का भी कुछ पार्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ पार्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसमें साइंस से रिलेटेड कुछ पार्ट भी लिखे हुए हैं, इसी में हमारे कुछ वैज्ञानिक संस्थान जैसी चीजें आ जाएंगी, सैटेलाइट्स आ जाएंगे। ये यूनिट शायद उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रहती है। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही मायनों में आप ये जान लीजिए कि ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपका एमपीपीएससी प्री कभी भी नहीं निकल सकता है, ठीक है। हाँ, ये चीज बहुत अच्छे से जान लो भाई, जो यूनिट 7 हमारी होने वाली है ना, ये आपके पेपर में उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी यूनिट 1, 2, 4 और 10th रखती है, ठीक है। इससे भी आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एमपीपीएससी प्री के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो याद रखना यूनिट 7, सबसे पहले ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये यूनिट 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आपको समझना होगा, ये यूनिट 7 हमारी ऐसी है कि इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा सरल होने वाले हैं। हाँ, अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन से, तो हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आ जाते हैं जो किसी से भी नहीं बनते हैं। जो मान लो 100 बच्चा दे रहा है पेपर, तो उनमें से 95 लोगों को भी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि 95 लोगों से भी वो क्वेश्चन ना बने। बट जब यूनिट 7 की बात आती है तो इस यूनिट 7 में जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 8 से 9 क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है यूनिट 7 से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर यूनिट 7 नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सभी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से सभी के उतने क्वेश्चन सही होंगे जितने आपके होंगे। आपको कुछ यूनिट्स ऐसी मिलेंगी हमारे सिलेबस में जो बाकी सारे लोगों से आपको अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएंगी। उनमें से ही एक यूनिट है हमारी ये यूनिट नंबर 7, ठीक है। चलो सो सबसे पहले छोटी सी कुछ चीजें हमने जान तो ली कि भाई यूनिट 7 की इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक बार बात कर लेते हैं इस यूनिट 7 के सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो सो सबसे पहले तो देखो भाई, जब भी कोई भी एग्जाम की तैयारी की जाती है तो इसका पहला पड़ाव हमारे सामने यही रहता है कि हमें इस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो कि भाई अगर यूनिट 7 लिखी हुई है जो कि रिलेटेड है हमारी साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से, तो हमें पता होना चाहिए कि इस यूनिट में कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। हाँ, पहला पड़ाव किसी भी तैयारी का यही होता है कि हमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो। सिलेबस में कौन कौन से
पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको डिकोड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सिलेबस को ही पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके सामने यहां पर ओपन दिख रहा है सिलेबस, जो कि किस चीज का है, हमारे एमपीपीएससी प्री की 7वीं यूनिट का है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ बेसिक से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसमें इंक्लूड होती हैं हमारे सामने 3 चीजें, कौन कौन सी, तो इसी में हमारा फिजिक्स भी आता है। ठीक है, इसी में हमारा और कौन कौन सी चीजें आने वाली है, तो फिजिक्स के अलावा इसी में हमारा बायो वाला पार्ट भी ऐड होता है और इसी में हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट भी ऐड होता है। बट जो लास्ट कुछ टाइम पे जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं, इनमें देखा जा रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे बायो से ही पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एरियाज रहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो हमें फोकस रखना है इस बायो वाले पार्ट पर। फिजिक्स के भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो रहेंगे उन्हें अपन डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अपन डिस्कस करेंगे। बट हमारा मेजर जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है इस बायो वाले पार्ट पे। साइंस के 3 पार्ट, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, हमने ज़्यादा ध्यान देना है बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब हमारे जो जीव विज्ञान है इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो ज़रा ध्यान से। दूसरा टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर अचीवमेंट्स, अर्थात भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं इनकी उपलब्धियां। ठीक है, तो भाई कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछे गए हैं एंड कैन यू इमेजिन कुछ बच्चों से ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि 7th यूनिट को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया जाता है कि भाई इतना तो कोई भी बता देगा। ठीक है, हाँ, तो हमें इन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें DRDO के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें CSIR के बारे में पढ़ना होगा, हमें इसरो के बारे में पढ़ना होगा। इसरो के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, बेंगलुरु में है, अहमदाबाद में है, तिरुवनंतपुरम में है, श्रीहरिकोटा में है, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। हमें परमाणु विभाग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या पूरे इंडिया में, इन सारे वैज्ञानिक संस्थानों को हमें एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर हुई चीजें? तो हम ये वैज्ञानिक संस्थान पढ़ेंगे एक एक करके। फिर इसके बाद थर्ड जो टॉपिक हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, अर्थात सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस। तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि उपग्रह कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रक्षेपण यानों का उपयोग करके हमारा इसरो इन उपग्रह को छोड़कर आता है अंतरिक्ष में। हमें सुनना पड़ेगा कि सैटेलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हमें सुनना पड़ेगा चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, मंगलयान के बारे में। ये सारे अभियान हमें एक एक करके क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तब जाके हमारा ये उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर हुई चीजें? देखो, सिलेबस को सबसे पहले समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो ये समझ लो बस हमने चैप्टर पढ़ लिया है, बट वो चैप्टर में याद क्या करना है, कौन सी चीज छोड़ना है, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो पहली कहानी कौन सी रहने वाली है, हमारे इस पूरी यूनिट के सिलेबस को याद करने की हमारी पहली चीज होने वाली है। सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है, तो
तो इस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी में हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी बोन्स होती है हमारे शरीर में, कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमें पाचन तंत्र के बारे में सुनना पड़ेगा, हमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में सुनना पड़ेगा, हमें हार्ट के बारे में सुनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा एक एक करके जब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। अब हाँ, ये देखो, मैं आपको पहले ही बोला था कि साइंस में जो बायो वाला पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बायोलॉजी को ही ज़्यादा वरीयता दी गई है। देख सकते हो आप इस पूरी यूनिट में ये बायो वाला एक पॉइंट आ जाता है। फिर इसी से रिलेटेड पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण वाला पॉइंट, ये भी बायो से रिलेटेड ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुनना है, फैट्स के बारे में सुनना है। ये सारी चीज़ अपन सुनेंगे जब हम पढ़ने वाले हैं हमारा पोषण एवं आहार वाला ये पॉइंट, ठीक है। और इसी के बाद इसमें डिस्कस करेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट से संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में भी, जिसमें जेनेटिक डिसीज आने वाले हैं और इसमें सिकल सेल एनीमिया अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर इसके बाद जो हेल्थ पॉलिसीज आई हुए हैं, कुछ प्रोग्राम्स आए हुए हैं, आपने सुना होगा जननी सुरक्षा जो प्रोग्राम आया हुआ है। फिर इसके अलावा आपने बाल स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट से प्रोग्राम सुन रखे होंगे, ठीक है। और ये प्रोग्राम्स ना कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। हमारे पेपर में एमपीपीएससी में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो योजनाओं से रिलेटेड भी कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये योजनाएं हमें पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ पॉलिसीज पढ़ना पड़ेगा, जितने भी संक्रामक रोगों को रोकने के लिए, जितने भी संक्रामक रोगों को रोकने के लिए हमारे भारत में अभियान चलाए गए हैं, उन सभी के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, तो नेक्स्ट इसके बाद आने वाला है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात हम उन 17 गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमपीपीएससी प्री में, ठीक है, एक क्वेश्चन इस एसडीजी से आना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आना 100% है, ठीक है। 17 गोल्स अपन पढ़ेंगे, एक पॉवर्टी से रिलेटेड आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आएगा एक एसडीजी, ठीक है। अपन सुनेंगे कि एसडीजी गोल होते क्या हैं, क्यों आए ये सारे गोल्स, क्या क्या हमने उद्देश्य रखे हैं कि हमें इन्हें प्राप्त करना है। सारे एसडीजीज को हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है, ये आता है पर्यावरणीय कारक, मतलब एनवायरमेंट फैक्टर्स। इसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्यावरणीय कारक सुनेंगे, ठीक है, कैसे प्रदूषण होता है, ये सारी चीजें सुनेंगे। और इसी के साथ हमारी जब हम आपदाओं को कैसे रोकना है ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब जाके हमारी ये पूरी 7वीं यूनिट क्या हो पाएगी, समाप्त हो पाएगी। तो आई होप आपने आज जो सिलेबस देखा, ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि यूनिट 7 का मतलब है कि हमें विज्ञान भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है, स्वास्थ्य भी पढ़ना है, सैटेलाइट्स भी पढ़ना है, हर टॉपिक ही इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कवर करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अगर इस 7th यूनिट को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक चीज समझ जाओ, ठीक है, अगर आपने इस यूनिट 7 को अच्छे से पढ़ा है तो मान के चलो इसके जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, उस 10 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, ठीक है। समझ में आया? अगर हाँ 10 क्वेश्चन लगभग इस यूनिट से 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 10 टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 में से, तो 8 से 9 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना के आ सकते हो अगर आपने क्लासेस को बहुत ध्यान से सुना है। और जो चीज़ मैं डेली पढ़ा रहा हूँ इन्हें आप रिवाइज कर लोगे ना, तो भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा ये 8 से 9 क्वेश्चन सही करने में। कितने कठिन से कठिन
पेपर बना लिया जाए। 8 से 9 क्वेश्चन आपके सही होंगे। बस डेली क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है, और प्रेजेंट रहकर भी ना प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं कि बैठ गए हैं और सुनते जा रहे हैं कथाओं के जैसे। हमेशा अपने साथ एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और हर बार जब भी आप क्लास अटेंड करोगे तो टेबल कुर्सी लेकर ही, हाँ, कुर्सी पर बैठकर पढ़ोगे, कोई भी बेड पर बैठकर नहीं पढ़ेगा, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सी कुछ रूल्स होने वाले हैं आपके ही लिए लाभदायक। आगे चलकर आपको इन सभी, हाँ, ये जो सभी मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देता हूँ, बस आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाइए भाई, आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहले हमने पड़ाव एक तो पार कर लिया है, क्या देख लिया है कि सर ये सिलेबस हमारा कैसा है, कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं। अब चलते हैं अगले पड़ाव पे। अब अगला पड़ाव क्या आता है भाई? तो पेपर को, हाँ, क्रैक करने से पहले, कोई सी भी यूनिट को अच्छे पढ़ने के लिए, हाँ, पहली चीज तो क्या रिक्वायर्ड है कि हमें सिलेबस के बारे में पता हो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि सर इससे क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कितने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप हमें ये भी बता पाओगे? तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे इस 7th यूनिट से रिलेटेड, वो सभी के सभी क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जिससे हमें एक चीज और क्लियर हो जाए कि सर ये सिलेबस जो लिखा हुआ है, सिलेबस से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कितने टफ या फिर कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों के आपको अब जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि 2024 का जो पेपर था, इसके 10 क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि रिलेटेड होने वाले हैं हमारी इस 7वीं यूनिट से। क्लियर? चलो, नमस्कार नवनीत। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करने वाले हैं, अपन एक एक करके इन 10 क्वेश्चन को रीड करने वाले हैं, जो कि 2024 के प्री में हमें मिले थे, ठीक है। हाँ, चलो तो देखते हैं जरा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पूछ रहे थे इसमें कि जो हमारा ट्राइसोमी ऑफ 21 होने वाला है, इसे क्या कहते हैं, कौन सा ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है। तो हमारे सिलेबस में, ये देखो सिलेबस में, हाँ, आपके सामने सिलेबस ओपन है। इस सिलेबस में आपको एक टॉपिक दिया गया है जो था हमारा जेनेटिक डिसीज, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है हमारा जेनेटिक डिसीज। ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखा, ये जेनेटिक डिसीज से रिलेटेड था, जिसमें आपसे पूछा गया था ट्राइसोमी ऑफ 21। क्लियर हुई चीजें, समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। जिसने डाउन सिंड्रोम लगा के आया होगा उसका सही निकल गया होगा आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सिलेबस में देखो एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये देखो आपके सिलेबस में हेल्थ पॉलिसी लिखा हुआ है। अब जिसने हेल्थ पॉलिसी लिखी पढ़ी होगी वो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही देता कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, ठीक है, 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की गई। कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो भाई स्वच्छ भारत अभियान शामिल था, निर्भया नारी भी शामिल था, अन्नपूर्णा योजना भी थी, बट ये यात्री सुरक्षा नहीं था। तो जिसने बी टिक करके आया होगा और जिसने हेल्थ पॉलिसी पढ़ा होगा, उसका ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो विच पल्सेस कॉज, एक इंपॉर्टेंट सा रोग लिखा हुआ है, लेथायरिज्म जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लेथायरिज्म होता है, ये कौन सी दाल का सेवन करने से होता है, आपसे ये पूछा जा रहा था। तो जिसने टिक करा होगा खेसरी दाल, उसका आंसर सही हो गया होगा। अब ये जो रोग होने वाला है किस कारण से, ये जो पोषक तत्व वाला पॉइंट लिखा था हमने और जो रोग वाला पॉइंट लिखा था हमारे सिलेबस में, हाँ, अगर किसी ने ये पोर्शन अच्छे से तैयार करके गया होगा न्यूट्रिशन एंड फूड वाला, तो उससे थर्ड क्वेश्चन सही बनना होगा। चलिए, सो मूव करते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था भाई इसरो से रिलेटेड, ठीक है। हमारे सिलेबस में देखो, हमारे सिलेबस में क्या पूछा गया था, तो सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। अब जिसने इस
सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होगा उसने ये जरूर पढ़ा होगा कि भारत ने भाई एक उपलब्धि प्राप्त करी, और उपलब्धि ये थी कि हमारे भारत का PSLV C-37 जो था, इसने एक साथ 104 सैटेलाइट को क्या किया था, अंतरिक्ष में पहुंचा के आया हुआ था। इसलिए ही जिसने डी आंसर यहां पे करेक्ट किया होगा उसे इस प्रश्न में नंबर मिले होंगे। क्लियर हुई चीजें? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। देखो हर एक पॉइंट सिलेबस का हमें कवर होते हुए दिख रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन लेयर की मोटाई को किससे नापा जाता है? ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, तो सभी को पता है कि भाई इसकी इकाई क्या होती है, डॉब्सन होती है। क्लियर? अब ये कहां से पूछा गया था? तो सिलेबस में लिखा हुआ है हमारे सामने एनवायरमेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन। तो सभी को पता है जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसके कारण ओजोन लेयर की थिकनेस लगातार कम हो रही है। तो जिसने ये वाले टॉपिक पढ़े होंगे उससे ये ओजोन वाला क्वेश्चन भी सही बना होगा। अब इसके बाद देखो अगला कोशिका मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं से संबंधित क्वेश्चन था। तो जिसने बायो पढ़ा होगा और जिसने ह्यूमन बॉडी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, ये देखो कहां लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा उसको 100% ये पता होगा कि भाई इसका आंसर तो क्या आना है, 7 आना है। क्लियर? बढ़ते हैं फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था? इन विच ईयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑफ प्लैनेट मार्स लॉन्च सक्सेसफुली। तो भाई किस टाइम पीरियड पर हमारा मंगल ग्रह के लिए एक यान गया हुआ था? तो जिसने उपलब्धियां पढ़ी होंगी अंतरिक्ष से संबंधित उसने तुरंत टिक किया होगा कि 2013 इसका आंसर होने वाला है। फिर ऐसे ही जल प्रदूषण निवारण अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो जिसने भाई ये पॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन ये वाला भी हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा हमारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर एक पार्ट से हमसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें देखो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद SDG से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। जो हमारे SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि SDG 1 क्या है, SDG 2 क्या है और SDG 9 क्या होता है। तो जिसने पढ़ा होगा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यहाँ पे टिक करके आ गया होगा SDG 1, 2 और 9 के लिए। तो इसी के साथ अब देखो हमारे सामने इतने सारे क्वेश्चन आए हुए थे हमारे 7वीं यूनिट से। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन आए थे। और इससे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इस पूरे सिलेबस में कोई सा भी टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन, जेनेटिक डिसीज, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अभी अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन भी देख लिया, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट बना हुआ है। और क्वेश्चन था बहुत ही सरल अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की होगी इस 7वीं यूनिट की। तो क्लियर हुई चीजें? तो इसलिए ही एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना भाई। हाँ, इस पूरी 7वीं यूनिट को जब हम पढ़ेंगे एक चीज अपने माइंड में ये क्लियर रखना कि सर इस 7वीं यूनिट में से ना मुझे 10 में से 10 नंबर लेकर आना है। यही बस हमारे मन में क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए कि सर कोई सी भी यूनिट का। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई कितना ही अच्छा पढ़ लो हिस्ट्री, सही बता रहा हूं मैं, हाँ कितना ही अच्छे से अच्छा पढ़ लो हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के बहुत बड़े मास्टर बन जाओ, हर एक बुक को घोट लो, पूरी लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, हर एक टॉपिक कवर कर लो, फिर भी हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आना संभव है जो हमसे बने ना। ठीक है, सही बता रहा हूं बिल्कुल मैं, हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आना संभव है जो कि हम पहली ही बार पढ़ रहे हैं। बट यूनिट 7 से ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिट 7 के लिए जितनी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ कभी हम पढ़ के आए हैं बचपन में, उन्हीं चीज़ों को बस हमें एक बार और पढ़ना है। पेपर इस पर्टिकुलर कुछ एक टॉपिक से बाहर हटकर जा ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 7th यूनिट से 10 में से 10 नंबर लेकर आना पॉसिबल है। ठीक है, अब
सवाल ये उठता है कि सर क्या बाकी यूनिट से नहीं आ सकते, तो बिल्कुल भाई बाकी से भी आ सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि सर हम तो हिस्ट्री ऐसी पढ़ेंगे पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सर हम तो ज्योग्राफी ऐसी पढ़ लेंगे कि 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, कि हम तो सर जो ट्राइब्स वाला पार्ट है इसे ऐसा पढ़ेंगे 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे, तो भाई आप कितनी ही मेहनत कर लो, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बना तो मान के चलो कि आपको ट्राइबल वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे हिस्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट अगर आप 7वीं यूनिट पढ़कर गए हो तो पेपर बनाने वाला कितना ही कठिन पेपर बना ले, क्वेश्चन हमसे बनेगा ही बनेगा। तो रेडी रहना इस चीज के लिए। अब चलते हैं, हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। इतनी चीजें तो हमने क्या करी है भाई, हाँ देखो, सबसे पहले पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारी क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, पहले यही तो चीज पता होना चाहिए कि हमारा रोड मैप कैसा रहेगा आगे का, आगे कौन कौन सी चीजें हमें कंप्लीट करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है। हाँ, सबसे पहले तो यही सुनते हैं अपन, ठीक है। इसलिए ही मैंने आपको ये चीज समझाई कि पहले क्या करना है, हमें ये चीज़ अपने माइंड से निकाल देना है कि 7वीं यूनिट तो सरल है, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और इसमें से हम 10 में से 10 नंबर लेकर आ सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पर इस यूनिट पर ध्यान दे दोगे। हार्डली आधा घंटा भी अगर आप पढ़ोगे ना इस 7वीं यूनिट को डेली बेसिस पर, तो आपको 7वीं यूनिट से 10 में से 10 नंबर ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? चलो सो करते हैं अब आज की हमारी क्लास को स्टार्ट। यहां तक की कहानी रही हमारी बेसिक सी इंट्रोडक्शन वाली, जो की रही इस यूनिट से रिलेटेड, 7th यूनिट से रिलेटेड। अब करते हैं एक्चुअली में हमारी क्लास को स्टार्ट, और आज की क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होने वाला है हमारे उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, ठीक है। हमारी क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, मान के चलो ये जो प्री की हमारी क्लास रहेगी, लगभग 30 क्लासेस इसमें लगने वाली हैं हमारी, ठीक है। लगभग 30 क्लासेस तो लगेगी, क्लियर। क्योंकि ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं कि एक छोटा सा टॉपिक उठाया 5 मिनट में बाइंड अप कर दिया, नहीं भाई, हम चीज़ों को थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, बट ऐसा पढ़ेंगे कि पेपर में जब आएगा तो हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं करेंगे कि फटाफट एक आध दो पॉइंट पढ़े, बाकी के 3-4 पॉइंट खा गए, ये नहीं करने वाला हूँ मैं। 30 क्लास लगेगी, ठीक है, तो लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन 30 क्लास के बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं आने वाला है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। बस आपको क्या करना है, 30 क्लासेस पूरी अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 30 क्लासेस जो हमारी होने वाली है, इस 30 क्लासेस में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं इस सैटेलाइट वाले पॉइंट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सैटेलाइट वाले पॉइंट से, ठीक है। पहले हम सैटेलाइट्स के बारे में समझेंगे, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी पर आएंगे, देन इसके बाद हम हमारे इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंपॉर्टेंट से, उनके अचीवमेंट्स के बारे में सुनने वाले हैं। क्लियर हुई चीजें? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आप सर इसका मतलब हम ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ेंगे? अरे तो भाई पढ़ोगे, ठीक है, परंतु इस पॉइंट को अपन सबसे लास्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। क्यों सबसे लास्ट में कंप्लीट करने वाले हैं? क्योंकि भाई इसका वेटेज जो है ना, अभी जैसे हमने 10 क्वेश्चन देखे थे, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, आता ही नहीं है। इसलिए ही इस टॉपिक को सबसे लास्ट में अपन करेंगे, जिसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन बायो वाले पार्ट को अपन इसमें पहले कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे बायो वाले। क्लियर? तो आपको एक चीज बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है, बस मेरे साथ साथ चलते चलना है, डेली बेसिस पर पढ़ाई करना है, कोई भी दिन स्किप हम नहीं करने वाले हैं, हर दिन पढ़ाई करना है और डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। क्लियर? समझ गए इतनी चीजें? चलो तो अब करते हैं आज की हमारी क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास में पहला हमारा टॉपिक, जैसे कि हमें पता चल चुका है, टॉपिक हमारा होने वाला है उपग्रह। चलो तो फटाफट से अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? तो टॉपिक का नाम होने वाला है उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। क्लियर है चीजें? चलो तो सुनते हैं जरा ये सैटेलाइट क्या होता है।
ठीक है। तो हमने बचपन से ही सैटेलाइट्स के बारे में तो सुन रखा है, ठीक है। क्या सुन रखा है भाई सैटेलाइट्स के बारे में? तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि भाई ये जो उपग्रह होते हैं आसमान में होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, हाँ आसमान में रहते हैं उपग्रह, ये तो हमें पता है। हमने ये भी सुना है बचपन में कि भाई चंद्रमा भी एक उपग्रह होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, चंद्रमा भी उपग्रह है। परंतु कई बार कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन में हो जाता है कि सर क्या ये चंद्रमा ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि हम टीवी देख पा रहे हैं? क्या ये चंद्रमा ही रिस्पॉन्सिबल है? इस चंद्रमा की ही सहायता से क्या हम किसी जगह की मौसम जानकारी जुटा पाते हैं? तो भाई ये चीज तो बिल्कुल गलत है। चंद्रमा एक उपग्रह है, परंतु चंद्रमा क्या होने वाला है, एक प्राकृतिक उपग्रह होने वाला है। क्या होने वाला है? प्राकृतिक उपग्रह होने वाला है। जबकि ये जो उपयोगिता वाली चीजें हैं कि हम बात कर पा रहे हैं, हम मौसम की जानकारी ले पा रहे हैं, इसके लिए हम जो उपग्रह यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अर्थात हाँ क्या कहा जाता है इसे? प्राकृतिक ना कहकर इसे गैर प्राकृतिक हम बोल सकते हैं, या फिर इसे कृत्रिम उपग्रह बोल सकते हैं, जो कि किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? स्वयं मानव के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमने ये तो समझा कि जो उपग्रह होते हैं एक तो प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे चंद्रमा, दूसरा हो सकता है क्या कि हम स्वयं जाकर स्थापित कर दें। इन उपग्रहों की सहायता से ही हम जानकारी जुटा पाते हैं मौसम के बारे में, सुदूर संवेदन इसी से कर पाते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि ये उपग्रह स्थापित कैसे होते होंगे? ठीक है, चंद्रमा तो भाई प्राकृतिक है, एक पिंड है जो कि क्या करता रहता है, हमेशा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है, यही तो है भाई। तो याद रखना सबसे पहले उपग्रह का मतलब यही होने वाला है कि कोई खगोलीय पिंड या फिर मशीन जो कि किसी ग्रह के या तारे के चारों ओर लगातार परिक्रमा करती रहती हो, इसे ही क्या कहा जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट कैन बी celestial body or a machine that orbits a planet or star, अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु जो कि किसी उपग्रह के चारों ओर लगातार घूम रही है, इसे हम बोलने वाले हैं उपग्रह। ठीक है, अब उपग्रहों की बात करें तो दो प्रकार से माने जाते हैं जनरली, तो प्राकृतिक या फिर क्या कह सकते हैं इसे अपन कृत्रिम उपग्रह बोल सकते हैं। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब क्या होता है? जो अपने आप, ठीक है, अपने आप बस गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या कर रहा है, किसी पिंड के चारों ओर घूम रहा है, तो ऐसे बोलेंगे अपन प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या चंद्रमा में कोई बैटरी लगी हुई है? ठीक है, क्या उसमें कोई पेट्रोल भर दिया है किसी ने कि वो चक्कर लगा रहा है गाड़ी से घूमकर? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो लगातार क्या करता रहता है, पृथ्वी के चारों ओर घूम लेने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ही अपन उसे क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक उपग्रह बोल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, कई बार हम भी कुछ ऐसे उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, और पृथ्वी की कक्षाओं में जब ये उपग्रह स्थापित होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये भी अब पृथ्वी के चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार उपग्रहों को सबसे पहले अपन दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होने वाला है प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, चंद्रमा, एक प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। जबकि कुछ उपग्रह कैसे रहते हैं, आर्टिफिशियल, और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आर्यभट्ट का, जो हमने स्थापित किया हुआ है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सुनोगे आप एक एक करके। तो सिंपल सी पहली चीज हो गई कि भाई किसी भी पिंड के परितः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब कोई वस्तु घूमती है तो उसे कहा जाता है भाई उपग्रह। अब ये उपग्रह या तो प्राकृतिक रूप से घूम सकते हैं या फिर इन्हें मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो एक चीज तो अब हमारी क्लियर हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम समझ गए कि उपग्रह क्या करते हैं, उपग्रह किसी भी पिंड के चारों ओर घूमने वाले, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से या फिर
हम इसे स्थापित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये घूमने वाले हैं, तो इसके लिए अब एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसे कहा जाता है उपग्रह की कक्षाएं। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? ऑर्बिट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? कक्षाएं कहा जाता है। तो जितने भी हमारे ये उपग्रह होते हैं ये हमें क्या दिखते हैं? एक परिपथ में चलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ये जो उपग्रह हम स्थापित करते हैं, ठीक है, ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इन कक्षाओं पर ही क्या करते हुए देखने को मिलते हैं? हमें ये घूमते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये कक्षाएं क्या होती हैं? तो कक्षाएं आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस इमेज में। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? कुछ कक्षाएं हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में क्या होता है? हमारा सैटेलाइट घूमता रहता है। अब हो सकता है ये कक्षाएं पृथ्वी के पास हो या फिर पृथ्वी से काफी दूरी पर स्थापित हो। अलग अलग प्रकार की हमें कक्षाएं देखने को मिलती है। याद करो, बचपन में हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी और इस केमिस्ट्री में हम देखते थे कि सर एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जैसा वो कॉन्सेप्ट हमने सुना था केमिस्ट्री के लिए ही, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज हम सुनने वाले हैं हमारे इस सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं कुछ उस ही प्रकार से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं अलग अलग रेडियस पर जो हमें मिल रही है, इसके पाथ पर घूमने वाले हैं ये सारे हमारे उपग्रह। ठीक है, तो याद रखना कक्षा एक नियमित या दोहराए जाने वाला पथ होती है जिसमें आकाशीय पिंड या मानव निर्मित उपग्रह किसी आकाशीय पिंड का क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। तो ये कक्षाएं क्या होने वाली है? एक पाथ होती है जिस पर कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट लगातार घूमता रहता है। और ये सब पता है क्यों हो पाता है? ये सब हो पाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, आसानी से क्या मिल जाता है भाई? ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है उसके कारण क्या होता है? घूम पाता है हमारा ये सैटेलाइट। क्लियर? तो एक चीज और हमने समझ ली कि भाई उपग्रह की कक्षाएं क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ, सबसे पहले तो हमें यही समझना इंपॉर्टेंट है कि कक्षाएं क्या होती है, उपग्रह क्या होते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है? हाँ, जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं ना भाई, ठीक है, तो कभी भी हाँ हम क्या सोचते हैं कि सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या कि कक्षाएं क्या होती है प्री में। तो भाई ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कक्षाएं क्या होती, ये हमसे प्री में नहीं पूछा जाएगा। बट आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कक्षाएं जब क्लियर हो पाएंगी तब तो हम ये समझ पाएंगे कि सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये अपन तब समझ पाएंगे जब हमें पहले ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी हो। क्लियर? हाँ, तो पहले कुछ चीज अपन समझेंगे और इसके बाद फैक्ट पढ़ बढ़ेंगे जो हमसे प्री में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड हम फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमसे प्री एमपीपीएससी प्री में पूछे जाते हैं। चलो, तो उपग्रह की कक्षाओं वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, जिसको भी कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिएगा गाइस। हाँ बिल्कुल, आपके कमेंट मुझे यहाँ पर विजिबल है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब सुनो जरा ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो उपग्रह की कक्षाएं होती है इन्हें अपन अब क्या करने वाले हैं? तीन प्रकार से डिवाइड करने वाले हैं। किन किन बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं? तो इसे अपन हाइट के बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं, इन्हें अपन कोण के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर, और थर्ड नंबर पर विकेंद्रिता अर्थात डिसेंट्रलिटी के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। तीन बेसिस पर अब अपन क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं हमारी कक्षाओं को। ठीक है, और इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइट के बेसिस पर कक्षाओं का विभाजन।
तो चलें बढ़ते हैं ज़रा। कक्षाएं तो हमें समझ में आ गई कि एक पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर परितः क्या हुए, कुछ कक्षाएं स्थापित हैं। इन कक्षाओं में ही सैटेलाइट घूमते रहते हैं, इन ऑर्बिट्स में ही सैटेलाइट लगातार परिक्रमण करते हुए रहते हैं। अब ये कक्षाएं कितने प्रकार की होती है, तो ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं को 3 प्रकार से क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। सुनो जरा ध्यान से। इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं निम्न पृथ्वी की कक्षाएं। हाँ, पहले सारे नाम बता देता हूं आपको, फिर समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं को डिसाइड कर रहे हैं। पहला हो गया लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा होता है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट अर्थात मध्यम पृथ्वी की कक्षाएं। ठीक है, अब थर्ड वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर आता है हमारा जियो अर्थ ऑर्बिट, जो कि सबसे ज्यादा हमें रेडियस वाली एक अर्थ ऑर्बिट मिलने वाली है। ठीक है, तो अपन एक एक करके क्या करने वाले हैं, इन अर्थ ऑर्बिट को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, अर्थात निम्न पृथ्वी की कक्षाओं के बारे में। सुनो जरा ध्यान से। पृथ्वी की सतह से 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमें कक्षाएं मिल रही है, उन्हें कहा जाता है भाई लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब हमारी पृथ्वी के सबसे समीप के जो ऑर्बिट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इन्हें अपन बोल रहे हैं क्या, इन्हें अपन बोल रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। मतलब अर्थ से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर कोई सैटेलाइट स्थापित किया जा रहा है, तो अपन बोलेंगे कि इस सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमने जाकर स्थापित कर दिया है। ठीक है, और इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही लगातार एक परिपथ को क्या कर रहा है, हमारा सैटेलाइट फॉलो कर रहा है, लगातार उस परिपथ के अराउंड ही क्या कर रहा है, ये घूमता जा रहा है। ठीक है, मतलब एक बार और समझाता हूं। हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी के आसपास हमें कई सारी कक्षाएं मिल रही हैं। ठीक है, और हम इसमें देख रहे हैं, ये देखो पृथ्वी दिख रही है आप सभी को। अब इस पृथ्वी के परितः कई सारी हमें कक्षाएं देखने को मिल रही है, और इन कक्षाओं में आप देखोगे एक कक्षा जो कि पृथ्वी के सबसे समीप देखने को मिल रही है, इसे अपन बोल रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि पृथ्वी से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में स्थापित है। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, इसे अपन बोलने वाले हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ गया कि अगर सैटेलाइट पृथ्वी के पास ही स्थापित की कर दिया जाए 160 से 2000 किलोमीटर के बीच की रेंज में, तो इसे बोला जा रहा है लो अर्थ ऑर्बिट। और इसकी खासियत क्या है, तो अगर इस ऑर्बिट में हम कोई भी सैटेलाइट स्थापित करते हैं, तो ये क्या कर लेता है, जल्दी से क्या कर सकता है, पृथ्वी की परिक्रमा को कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो बहुत ज्यादा दूरी पे होगा, तो इसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में ज्यादा एरिया को, ज्यादा पाथ को कवर करना पड़ेगा। बट ये तो पृथ्वी के पास है, इसलिए ये क्या कर सकता है, कम समय में पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। ठीक है, और इसलिए ही इन उपग्रहों का यूज करते हैं अपन रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, किस जगह पर यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ये तो बताओ हमें। आप तो हमसे बोल रहे हैं कि ये वाले जो सैटेलाइट है किस एक क्षेत्र में उपयोग करेंगे, हम रिमोट सेंसिंग में यूज करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है भाई कि अगर हमें ये जानना है कि पृथ्वी के किस एरिया में बाढ़ आ गई है, किस एरिया में किस जगह पर सोना छिपा हुआ है, तो ये सब पता करने के लिए हम जिस सैटेलाइट का यूज करते हैं उसे ही कहा जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, एक बार और जब अपन इसके प्रयोग समझेंगे ना, हाँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है। अभी फिलहाल इतनी चीज समझ लो कि अगर पृथ्वी के परितः 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में हमने कहीं पर सैटेलाइट स्थापित किया है, तो उसे कहा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित सैटेलाइट। क्लियर हो गई ये चीज। अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे।
ठीक है। चलो जितने भी लोग लाइव देख रहे हो चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे भाई, अपन कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे, नोट्स सारे अपन क्लास में ही बनाते चलेंगे। हालांकि ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल रहेगी, बट हम कोशिश करेंगे कि खुद के कॉपी में हम नोट्स बनाते हुए चलें। तो पहली चीज़ हमारे लिए क्लियर रही, लो अर्थ ऑर्बिट। अब हम बात करते हैं हमारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में। तो अगर ऐसा हो कि हमने जो सैटेलाइट स्थापित किया है ये 2000 से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, तो इस सैटेलाइट को हम बोलेंगे कि ये सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। समझ में आई ये वाली चीज? अगर मान लो, हाँ, सबसे पहले हमने सुना था कहाँ से कहाँ तक का, तो हमने सुना था कि लगभग 160 से 2000 के बीच में अगर सैटेलाइट स्थापित किया जा रहा है तो लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट। अगर मान लो 2000 से 35,000 किलोमीटर के बीच में कहीं पर स्थापित किया जा रहा है सैटेलाइट, तो इसे बोल सकते हैं अपन मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाला एक सैटेलाइट। और अब इसमें क्या होने वाला है, तो इससे अब हमें एक चीज पता चलेगी। क्या पता चलने वाली है? तो इसका हम यूज करने वाले हैं नेविगेशन के लिए, इसका यूज करने वाले हैं हम टेली कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट 6 से 8 घंटे में हमारी पृथ्वी का क्या कर सकता है, चक्कर लगा सकता है। तो दूसरा हमने अब पॉइंट पढ़ा कौन सा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाला। क्लियर हुई ये चीज? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। चलो लाइव क्लास जितने भी लोग देख रहे हो, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? यस, चलो बताओ जरा जल्दी से। यस, भावना वॉइस क्लियर आ रही है भाई? चलो कमेंट तो करो। भावना, प्रीति, क्विकली कमेंट करेंगे सभी लोग। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? यस, चलो कमेंट करो फटाफट। ओके, तो अब अगर हम आगे बढ़े इसके बाद, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाला ये कॉन्सेप्ट भी हमें अब रहा क्लियर। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो थर्ड नंबर पे अब हमारी जो कक्षा आने वाली है इसे बोलते हैं अपन जियो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जो कि क्या होती है, तो अगर मान लो हमारा उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करवा दिया जाए तो इसे अपन बोलने वाले हैं जियो अर्थ ऑर्बिट। अगर 36,000 किलोमीटर या उससे ऊपर के कक्षीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है कोई सैटेलाइट तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाने वाला है हमारा जियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। क्लियर हुई चीजें? अब इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये होने वाली है कि हमारा ये जो जियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होने वाला है ये भाई 24 घंटे में क्या करने वाला है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है, 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने वाला है। और अगर 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारी अर्थ जो है ये भी घूम रही है अब अपने एक्सिस पर, ठीक है, अपने पॉइंट पर क्या कर रही है, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। और कितने घंटे ले रही है, ये भी 24 आवर्स लेती है अपने एक्सिस पर घूमने के लिए, ये भी 24 घंटे में पूरा घूम रही है। सेम ऐसा ही जो सैटेलाइट हमने स्थापित किया है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये भी अपने अक्ष पर, हाँ, पृथ्वी को घूमने के लिए अब क्या कर रहा है, 24 घंटे ही ले रहा है। इसलिए ही इसकी खासियत ये होने वाली है कि ये हमारा जो सैटेलाइट रहेगा हमेशा एक बिंदु पर ही क्या करने वाला है, फोकस करने वाला है। लगातार एक स्थान को कैप्चर करने की क्षमता रखता है हमारा ये सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट को ही क्या कहा जाता है, भूतुल्यकालिक सैटेलाइट इसे बोला जाता है। क्लियर हो गई ये वाली चीज? क्या बोला जाता है इसे, भूस्थैतिक बोला जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसे बोला जाता है। क्योंकि 24 घंटे में क्या कर रहा है, हमारा अर्थ भी घूम रहा है और 24 घंटे में ही क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट भी हमारा पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है। मतलब पृथ्वी भी सेम तरीके से घूम रही है और हमारा सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूम रहा है। इसलिए हमेशा एक सैटेलाइट एक ही बिंदु को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए ही इस सैटेलाइट को नाम दिया जा रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट?
हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट कई बार समझ में नहीं आता है, परंतु आई होप आप लोगों को तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, क्यों इसे भूस्थैतिक बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो रहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही है, ये केवल 3 घंटे ले रहा है, तो पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही है, इतनी देर में तो ये पार आ गया इस पार। अब लेकिन ऐसा कि ये पृथ्वी का एक पॉइंट दिख रहा है हमें और ये दिख रहा है हमें सैटेलाइट, ये दोनों ही बराबर स्पीड से घूम रहे हो अपने एक्सिस पर, मतलब ये भी 24 घंटे में चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी कितना घूम रही है, 24 घंटे ले रही है। तो हमेशा जो सैटेलाइट का पॉइंट है वो इस पृथ्वी के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही देखने को मिलेगा, इसलिए ही इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जा रहा है। क्लियर हुई ये चीज, समझ में आया क्या बोला जा रहा है, इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जा रहा है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताओ जरा जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। हाँ, ये प्री वाले फैक्ट अभी अपन इसके बाद सुनेंगे, ठीक है। अब प्री में क्या पूछेगा कि भाई कौन सा सैटेलाइट होता है जो हमेशा एक ही जगह पर फोकस रख सकता है, तो याद रखना जियो स्टेशनरी। कौन सा सैटेलाइट होता है जो 24 घंटे लगाता है पृथ्वी के चक्कर लगाने में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। और इनका उपयोग हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, और इनके एग्जाम्पल अपन इनसैट और जीसैट के रूप में अभी आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके बता दो इतनी चीज क्लियर है। चलो बताओ जरा जल्दी से। हाँ, तो सबसे पहले हमने पढ़ा, यस क्विकली कमेंट करेंगे, यस भावना, प्रीति, नवनीत क्विकली कमेंट तो करो भाई जल्दी से। हाँ, इतनी चीजें क्लियर है, कमेंट करो जरा जल्दी से। यस संतोष कमेंट करो भाई जरा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, जितनी चीजें अभी हमने सुनी इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिर बढ़ेंगे इसके बाद आगे। देखो हमारी क्लास का ये वाला रूल तो भाई है कि जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, डाउट क्लियर है तब ही आगे अपन बढ़ने वाले हैं। डन, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की चीजें क्लियर है, अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे। अब अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट सुन लिया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सुन लिया, फिर इसके बाद हमने सुना जियो अर्थ ऑर्बिट। अब बढ़ेंगे अपन हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। ये हमने कक्षाओं के प्रकार किस बेसिस पर देख लिए, ऊंचाई के बेसिस पर, ठीक है। हमने देखा 160 से 2000 से ऊपर, फिर इसके बाद हमने देखा 36,000 किलोमीटर या उससे ऊपर की चीजें। तो ये हमने देखा ऊंचाई के आधार पर। अब हम देखने वाले हैं भाई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अर्थात कोण के आधार पर। तो इन कोण के आधार पर क्या कर सकते हैं अपन, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हमारे सैटेलाइट्स को, ठीक है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से इन सैटेलाइट्स को डिवाइड करेंगे। और ये दो प्रकार से कौन कौन से होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक सैटेलाइट का नाम सुनेंगे जिसका नाम होने वाला है सन सिंक्रोनस या फिर सूर्य तुल्य कालिक उपग्रह, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, एक हो गया। अब दूसरा सुनो भाई, दूसरा क्या होने वाला है, तो दूसरा होने वाला है हमारा, ठीक है, दूसरा कोण के आधार पर कौन सा होने वाला है, तो कोण के आधार पर दूसरा होने वाला है हमारा जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। क्या होने वाला है, जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये क्या होने वाला है, तो भाई अब हम कोण के आधार पर इसे डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से। अगर मान लो, ठीक है, ये देखो आपके सामने लिख रहा है कोण के आधार पर पहले पोलर सैटेलाइट, या फिर इसे ही क्या बोल रहे हैं अपन, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोल रहे हैं। अगर मान लो कोई उपग्रह हम स्थापित कर रहे हैं इस प्रकार से कि इसे पृथ्वी के परितः कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर रहे हैं, 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर रहे हैं, और ये कुछ इस प्रकार से क्या कर रहा है, पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। इसका पाथ कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो इन सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है, इन सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम सुनते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल का नाम, तो कुछ इस प्रकार से ऊपर की नीचे की तरफ अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है और इसमें ऊंचाई कितनी दिख
रही है तो ऊंचाई दिख रही है भाई 500 से 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट लगाया जा रहा है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ घूम रहा है, तो इसे अपन बोलने वाले हैं ध्रुवीय कक्षा वाला उपग्रह या फिर सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है। समझ में आया। और इसकी क्या खासियत होने वाली है, तो इसकी खासियत पहली चीज तो यह है कि भाई उत्तर से दक्षिण की ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इन्हें 500 से 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स हम स्थापित कर रहे होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि एक नियमित समय के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना लाइन मेरी, एक नियमित समय के बाद किसी भी स्थान को कवर करने के लिए सैटेलाइट हमारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हाँ, ये देखो हमारे सामने इमेज बनी हुई, इस इमेज के थ्रू ही आपको समझाने वाला हूं मैं कि एक भाई हमने पोलर सैटेलाइट स्थापित किया हुआ है। ये क्या कर रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर ऊपर से चल रहा है, इसके परितः नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब मान लो हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा इंडिया मान लो यहाँ कहीं अवस्थित है, इसी के पाथ में अवस्थित है, ठीक है। तो अब इसकी खासियत क्या होने वाली है, ये जो पोलर सैटेलाइट है ये क्या कर रहा है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा रहा है। हाँ, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा रहा है कुछ समय में, हाँ मान के चलो भाई 12 घंटे में लगा रहा है, ठीक है, जस्ट अप्रॉक्स हमने ले लिया 12 घंटे में। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई एक समय आएगा जब 10 बज रहे होंगे सुबह के, इस 10 बजे पर क्या होने वाला है, सैटेलाइट हमें यहाँ पर मिलेगा, इंडिया की चीज को दिखाएगा। फिर हो सकता है समय जैसे ही आगे बढ़ेगा सैटेलाइट ऊपर चला जाएगा, इंडिया इसमें नहीं दिखेगा, फिर ये राउंड करेगा, पूरा घूमता हुआ आएगा, घूमता हुआ आएगा। और फिर जब ये घूमता हुआ आएगा तो निश्चित समय एक ऐसा आएगा शाम के टाइम पीरियड का, रात के 10 बजे वापस से क्या होने वाला है, ये इंडिया पर ही पहुंचने वाला है और इंडिया के स्पॉट को दिखाने वाला है। तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं जो कि क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगातार घूमते रहते हैं और नियमित समय के बाद किसी पर्टिकुलर एक जगह को दिखाने वाले हैं। इन सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है, पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। इस प्रकार के सैटेलाइट हमेशा एक स्थानीय समय पर एक ही स्थान पर क्या होते हैं, आ जाते हैं और इसमें कैमरे लगे हुए होते हैं जो कि उच्च विभेदन क्षमता वाले होते हैं और किसी भी स्थिति को, हाँ किसी भी जगह के स्थान को अच्छे से एनालाइज करने के लिए ये जाने जाते हैं। समझ में आ गई ये चीज़, बताओ ज़रा जल्दी से। किसी ने अगर पोखरण नाम की मूवी देखी होगी तो उसे ये वाला उपग्रह बहुत अच्छे से याद आ गया होगा, ठीक है। कभी पोखरण मूवी देखिएगा, हाँ पोखरण ही थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर वो मूवी आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आपको अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ये याद आ जाएगा। क्लियर, चलो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। तो पहले हमने सुना कौन सा सैटेलाइट, ये सुना हमने पोलर ऑर्बिट वाला सैटेलाइट जो कि क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है, एक समय के बाद क्या कर रहा है, किसी भी एक स्थान को ये दिखा रहा है। क्लियर हुई चीजें। चलो तो अब ऐसे ही एग्जाम्पल कौन कौन से, तो ओशिनियोसैट, मेगाट्रॉपिक्स, ठीक है, ये हमारा कल्पना लिखा हुआ है, कार्टोसैट लिखा हुआ है, ये सारे सैटेलाइट हमारे पोलर सैटेलाइट के क्या होने वाले हैं, एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है भूतुल्यकालिक उपग्रह। अब ये क्या कहानी होती है, तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये जियो स्टेशनरी तो अभी अभी हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था कि अगर 36,000 किलोमीटर पर हम क्या कर दें, स्थापित कर दें हमारे उपग्रह को, तो इसे हम बोलने वाले हैं जियो स्टेशनरी या फिर क्या बोलने वाले हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलने वाले हैं, ठीक है। पृथ्वी की उच्च कक्षा में चक्कर लगाने वाले ये उपग्रह भूमध्य रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की गति क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और खासियत इनकी क्या है, 24 आवर्स में क्या करने वाला है, एक कंप्लीट साइकिल ये क्या करने वाले हैं, घूमने वाले हैं। यही होने वाले हैं हमारे जियो सिंक्रोनस या फिर क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो जियो सिंक्रोनस है और जियो स्टेशनरी है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि अगर मान लो ये जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर
उपग्रह घूम रहा है। अगर ये उपग्रह कुछ इस प्रकार से इस पाथ में घूम रहा है या फिर इस पाथ में घूम रहा है तो इसे अपन बोलेंगे जियोसिंक्रोनस। ठीक है, हो सकता है ये इस पाथ में भी घूम रहा हो, ठीक है, तो इसे अपन बोलेंगे जियोसिंक्रोनस। और अगर मान लो ये जो भूमध्य रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा कहाँ से, बिल्कुल सेंट्रल से पड़ती है, हम सभी को पता है इक्वेटर। अगर मान लो इक्वेटर के ही परितः 36,000 किलोमीटर पर ये घूम रहा है तो इसे नाम दे दिया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, इसे नाम दे दिया जाता है भू स्थिर कक्षा का। तो अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर, मान लो ये पृथ्वी, हाँ कुछ देर के लिए मान लो 36,000 किलोमीटर के रेडियस पर एक क्या घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है कुछ इस प्रकार से, तो इसे बोला जाएगा जियोसिंक्रोनस। और अगर ये जो हमारी क्या जा रही है, ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के ही परितः 36,000 किलोमीटर पे ये घूमने वाला है तो इसे हम नाम दे देंगे भाई जियो स्टेशनरी। तो जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में बस इतना सा फर्क है। क्या फर्क है, एंगल का फर्क है। ठीक है, कि अगर मान लो ये इक्वेटर के परितः 36,000 किलोमीटर पे घूम रहा है तो इसे जियो स्टेशनरी नाम दे देंगे। अगर ये क्या कर रहा है, 36,000 पे तो घूम रहा है लेकिन हाँ इक्वेटर से अलग एंगल पे है तो इसे अपन नाम दे देंगे जियो सिंक्रोनस का। क्लियर हो गई चीजें। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या अंतर है, भू स्थिर और भू तुल्यकालिक कक्षा में क्या अंतर है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर अब हो चुका होगा। डन, बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। देखो आज की ही हमारी क्लास है जो थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके बाद की जो सारी क्लासेस रहने वाली है बहुत आसान रहेगी भाई। बचपन से विटामिन सुनते आ रहे हैं और प्रोटीन सुनते आ रहे हैं, वो सारी क्लास बहुत अच्छी रहेगी, बहुत आसान रहेगी। ये वाली क्लास थोड़ी सी टफ है, उसके पीछे कारण ये है कि भाई थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है, थोड़ा सा इमेजिनेशन हमें लगाना पड़ेगा तब जाके हमें ये चीज़ें समझ में आ सकेंगी। क्लियर, चलो लेकिन हाँ आई होप क्लियर तो हो गई होंगी चीजें। बताओ यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलो तो अब फटाफट से कमेंट करो भाई, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो यहां तक पहले कमेंट करो, यहां तक की चीजें क्लियर है। यस बताएं जरा जल्दी से। यस प्रीति, संतोष भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हैं, फिर बढ़ेंगे इसके बाद हम आगे। तो हमने देखा अब कोण के आधार पर उपग्रहों को जो कि हुए जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस। हमने देखा एक जियो सिंक्रोनस, दूसरा पढ़ा था सन सिंक्रोनस। अब इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे अपन थर्ड, जो कि होने वाली है किस बेसिस पर। तो अब हम डिवाइडेशन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ विकेंद्रीयता। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं जरा। विकेंद्रीयता के आधार पर देखते हैं अब हमारे उपग्रहों को। तो विकेंद्रीयता के आधार पर अब हम उपग्रहों को डिवाइड करने वाले हैं 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन से भागों में, तो सुनो जरा कौन कौन से भाग होंगे। तो 3 भाग में पहला अपन सुनने वाले हैं सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट जो कि क्या होने वाली, बिल्कुल ये देखो, हाँ इस इमेज के थ्रू ही अपन समझ लेंगे। ठीक है, हाँ पहले 3 पढ़ा देता हूँ कौन कौन से होंगे। सर्कुलर, दूसरा होने वाला है इलिप्टिकल और थर्ड होने वाला है हमारी हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्या होने वाले हैं, अब हमारे सैटेलाइट्स होने वाले हैं। ठीक है, किस बेसिस पर पढ़ेंगे, विकेंद्रीयता के आधार पर अब हम ये 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो कि हमारी अर्थ इस प्रकार से है और इसके आसपास एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, बिल्कुल बराबर दूरी से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट को बोला जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, कभी बचपन में मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ठीक है, तब बहुत ही आसान से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगर मान लो अर्थ के बराबर में ही क्या कर रहा है कोई, हाँ ये देखो बराबर दूरी से ही घूम रहा है कोई सैटेलाइट, अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, बराबर दूरी से। ऐसा नहीं कि भाई इस एरिया में ये सैटेलाइट पास आ गया, इस एरिया में दूर चला गया, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो इस प्रकार की ऑर्बिट्स को बोला जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट। क्या बोला जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अगर मान लो हमारा उपग्रह जो है ये पृथ्वी के अराउंड कुछ इस प्रकार से पाथ बनाता हुआ घूम रहा है तो इस ऑर्बिट को कहा जाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहा जाता है इसे, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो पाथ होता है सैटेलाइट का वो कुछ इस प्रकार से होता है तो इसे बोला जाता है पैराबोलिक, और ये होती है हमारा
लास्ट एक ऑर्बिट जिसे बोला जाता है हाइपरबोलिक ऑर्बिट, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऑर्बिट के कुछ चित्र बने थे और इनके ही बेसिस पर हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे उपग्रह की गति हमारे उपग्रह में विकेंद्रिता अलग है तो इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया, क्लियर, कि अगर इस प्रकार से सैटेलाइट चारों तरफ बराबर से घूम रहे हैं तो इसे बोला जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वाला सैटेलाइट। अगर कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो कर रहा है हमारा सैटेलाइट तो इसे बोला जाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला सैटेलाइट। अगर कुछ इस पाथ को फॉलो कर रहा है हमारा सैटेलाइट तो इसे बोला जाएगा पैराबोलिक। और लास्ट लिखा हुआ है हमारा हाइपरबोलिक सैटेलाइट, ठीक है, जिसमें विकेंद्रिता का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। हाँ, और ये जो हमारा हाइपरबोलिक ऑर्बिट है, ठीक है, यही भाई इसके ही बाद क्या होता है, हमारा जो सैटेलाइट होता है वो एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में चलाया जाता है, ठीक है। हाँ, पलायन वेग वाला कॉन्सेप्ट है, बट इतना डीप हमें नहीं जाना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इतने प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, किस बेसिस पर हम पढ़ते हैं, ये विकेंद्रिता के आधार पर पढ़ते हैं। क्लियर हुई चीज़, समझ में आ गया। हाँ, अब इससे ज़्यादा कुछ डीप क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बस हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में ज़्यादातर सुनते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं और ये हाइपरबोलिक के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। जब उपग्रह केंद्रीय बिंदु के चतुर्दिक समान दूरी पर गति करते रहें तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर। अगर मान लो, ठीक है, एक ऐसी कक्षा जिसमें उपग्रह दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार मार्ग में गति करते हैं तो उसे बोलेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। और अगर मान लो ऐसी कोई कक्षा है जिसमें विकेंद्रिता का मान 1 से अधिक होगा और इसके बाद क्या होती है, वस्तु जो होती है इसका वेग पलायन वेग से अधिक हो जाता है, यही खासियत होने वाली हमारी हाइपरबोलिक ऑर्बिट की। क्लियर। तो इतने ऑर्बिट बेसिस पर हमने क्या किया, हाँ इतने देखो, हाइपरबोलिक पढ़ा, इलिप्टिकल पढ़ा और हमने सर्कुलर का नाम सुन लिया है। क्लियर हो गई चीज, यहां तक की कहानी डन है कि तो अब हमने देखा कि पृथ्वी के अराउंड उपग्रह कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं। इस बेसिस पर हमने क्या किया, हमारे सैटेलाइट्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 प्रमुख भाग कौन कौन से रहे, सर्कुलर पाथ वाला, इलिप्टिकल पाथ और हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया सबसे पहले विभाजन हमारे उपग्रहों का। किन किन आधारों पर पढ़ा भाई, तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था ऊंचाई के आधार पर, फिर हमने देखा एंगल्स के बेसिस पर और थर्ड हमने पढ़ लिया विकेंद्रिता के आधार पर। तो यहां सबसे पहले हमने पढ़े उपग्रहों के प्रकार। अब चलते हैं लास्ट एक पॉइंट की तरफ जो कि होने वाला है कार्य के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण। ठीक है, चलो, तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। पहले ये बताओ, तीनों आधार पर जो हमने पढ़ा ये तो क्लियर है, बढ़ चलें अब इसके बाद आगे। हाँ, क्लास 4 बजे से रहेगी भाई संतोष। ठीक है, डेली बेसिस पर अपनी क्लास 4 बजे से रहती है। ठीक है, डेली बेसिस पर अपनी क्लास 4 बजे से अब से होने वाली है। हाँ, रोज अपन ये 7th यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, सो अब हमने सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये सुन लिया कि सर उपग्रह के 3 भाग हमने विभाजन देखे 3 आधार पर। अब इसके बाद की जो कहानी है ये होने वाली है कि कार्य के आधार पर उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो सुनो जरा जल्दी से। हाँ, इसे कार्य या फिर इसे बोल सकते हैं अपन उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर बोल सकते हैं इसे, कार्य या फिर इनकी इंपॉर्टेंस के आधार पर कि सैटेलाइट्स का उपयोग कहां कहां किया जाता है। अब इनमें सबसे पहले देखते हैं अपन कुछ मौसमी उपग्रहों को। ठीक है, तो ऐसे उपग्रह जिनका काम क्या होने वाला है, मौसमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, मौसम के संबंध में जानकारी कैसे, तो कभी आपने, ठीक है, कभी आपने ये सुना होगा कि जो मौसम हमारे होते हैं, ठीक है, जो मौसम हमारा होता है, चक्रवात कभी आ जाते हैं, कहीं कहीं पर बारिश तेज होने लगती है, ये सभी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती होगी भाई। ठीक है, ये सभी जानकारी भी तो हमें प्राप्त होगी कि कभी कभी
एकदम से बारिश आने वाली है इसका अलर्ट आ जाता है, हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाते हैं रेड अलर्ट की, आज इस एरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कभी हमको पहले से ही पता चल जाता है कि अब तो लू जैसी स्थिति बनने लगी है। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, चक्रवात आने वाला है, ये सब कैसे पता चलती हैं? तो ये सारी चीज बताने वाले होते हैं हमारे मौसमी उपग्रह। ठीक है, कौन बताते हैं सारी जानकारी? मौसमी उपग्रह बताते हैं। ठीक है, इनका काम ही क्या होता है? मौसम की निगरानी करते रहना। जैसे ही चक्रवात की स्थिति बनती दिखे, जैसे ही हमें लो प्रेशर एरिया डेवलप होता दिखे बंगाल की खाड़ी में या फिर अरेबियन सी में, तो तुरंत हमें पता चल जाए कि भाई अब तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, भारी बारिश के हालात हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी देने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मौसमी उपग्रह। और इनको हम क्या करते हैं, तो इन्हें पोलर ऑर्बिट्स में भी इन्हें स्थापित किया जा सकता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी इन्हें स्थापित किया जा सकता है। और ऐसा एग्जाम्पल होने वाला है हमारा इनसैट 3D। क्लियर, समझ में आया? इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हाँ, अपन पढ़ेंगे एक एक करके मौसमी उपग्रहों को भी। यहाँ तक ये वाली चीज क्लियर हो गई, बढ़े फिर इसके बाद आगे। चलो, तो अब सबसे पहले हमने कौन सा देखा? मौसमी उपग्रह का नाम देखा हमने, और इसमें पढ़ा हमने क्या? मौसमी उपग्रह में इनसैट का नाम सुना। अब बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ। अगला आता है हमारा संचार उपग्रह। ठीक है, चलो, तो ये संचार उपग्रह क्या होता है? तो ऐसे उपग्रह जिनको स्थापित कर दिया गया है भाई अंतरिक्ष में। किस लिए स्थापित किया गया है? ताकि ये सभी दूर संचार सिग्नलों को प्राप्त करे और क्या कर सके, हम इसकी हेल्प से क्या कर सके? रेडियो चला सके। ठीक है, इसकी हेल्प से हम मोबाइल पर बात कर सकें। तो ऐसे सारे सैटेलाइट्स जिनका टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, ठीक है, सैन्य अनुप्रयोगों के लिए इनकी स्थापना की जाती है, इन सारे सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशनल सैटेलाइट कहा जाता है, संचार उपग्रह कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, इन उपग्रहों में ट्रांसपॉन्डर भी लगा हुआ होता है। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं उपग्रह के। क्लियर, तो ये सभी चीज हमें पता होनी चाहिए कि कार्य के आधार पर, हाँ, ये सब उपयोग ही देख रहे हैं। एक मामले में हम उपग्रहों के उपयोग क्या है, तो मौसम संबंधी जानकारी के लिए उपग्रह हम स्थापित कर सकते हैं, संचार संबंधी चीजों के लिए कि रेडियो चलाना है, इंटरनेट चलाना है, टेलीफोन, इसके लिए भी क्या है? सैटेलाइट्स हमारे स्थापित हैं जो लगातार इन सिग्नल्स को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जिनको अपन ने स्थापित किया है जानकारी के लिए कि हमें क्या करना है, हमें मंगल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है, हमें चंद्रमा से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है, उस एरिया में क्या कभी पानी की खोज हो सकती है, पानी मिल सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए कई बार क्या करते हैं, हम कुछ उपग्रहों को भेजते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं? शोध कार्यों के लिए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आदित्य L1। इस आदित्य L1 को हमने क्यों भेजा था? तो सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए इस सैटेलाइट को हमने स्थापित किया था सूर्य के परितः। क्लियर, और इसका नाम था आदित्य L1। क्लियर है चीजें, समझ में आ गई? तो कुछ उपग्रह वैज्ञानिक रूप से भी स्थापित किए जाते हैं, शोध कार्यों के लिए होते हैं और ये जनरली। फिर इसके बाद कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जिनका काम होता है भाई रिमोट सेंसिंग। अब ये रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि हम किसी जगह के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब अगर हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट निकालनी है और रिपोर्ट में हमें ये बताना है कि भारत में कितने एरिया पर फॉरेस्ट हैं। ठीक है, अब ये पता करने के लिए हम एक एक करके पेड़ तो नहीं गिनने वाले हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का। किसका यूज करेंगे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। अब अगर हमें क्या करना है, जमीन के नीचे 1 किलोमीटर की दूरी पर किस एरिया में हमें
डायमंड मिल रहा है, किस एरिया में हमें मैग्नीज मिल रहा है, किस एरिया में हमें कोयला मिल रहा है, ये सारी जानकारी भी। अब ऐसा तो नहीं कि हम जगह जगह जाके 1 किलोमीटर नीचे खोद कर देखें, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, इस सैटेलाइट का यूज करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कार्टोसैट। क्लियर हुई चीजें? तो रिमोट सेंसिंग का मतलब है भौतिक संबंध के बिना या फिर बिना उस साइट पर जाए उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना, इसे ही कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही चुका हूं, एग्जाम्पल के तौर पर देखा हमने कार्टोसैट का नाम। नेक्स्ट, इसके बाद अब अगला उपग्रह आता है जिसका नाम होता है नेविगेशन सैटेलाइट। ये नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि हम भाई फ़ोन तो ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, फ़ोन से ऑर्डर तो कर देते हैं कि भाई स्विगी वाले भैया इस एड्रेस पे खाना ले आओ, ठीक है, या फिर अपन क्या करते हैं, ब्लिंकिट करके बोल देते हैं कि इस एड्रेस पे हमारे सामान ला के डिलीवर कर दो। अब वो सामान ला के कैसे देगा आपके एड्रेस पर, वो यूज़ करने वाला है इस सैटेलाइट का। ठीक है, क्योंकि उसके मोबाइल में जीपीएस रहेगा, इस जीपीएस के थ्रू क्या करने वाला है, वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करेगा और इस लोकेशन को ट्रेस करके क्या करने वाला है, आपके घर के सामने आकर वो पहुंच जाएगा। और ये सब संभव क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने आसमान में, अंतरिक्ष में इस नेविगेशन सैटेलाइट को स्थापित करके रखा है। क्लियर? समझ में आया कि नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? और ऐसा ही भारत ने अपना एक जीपीएस स्थापित किया है जिसका नाम है गगन। क्या है इसका नाम? गगन। हाँ, ये जो जीपीएस है ये एक्चुअली में अमेरिका का है, जिसमें उसने बहुत सारे सैटेलाइट स्थापित करे थे और हर समय की लोकेशन, बिल्कुल डायनामिक जो लोकेशन है आपकी बदलती भी रहेगी तो पता कर देते हैं। अपन नहीं बोलते लाइव लोकेशन भेज दो, करंट लोकेशन भेज दो, उसमें भाई ये सैटेलाइट वहाँ पे अपना रोल अदा करता है। ये सैटेलाइट नहीं होते तो हम कभी भी किसी पर्सन की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो याद रखना, लाइव ट्रैफिक, डिस्टेंस मेजर, लाइव लोकेशन आदि उपलब्ध करवाने को आसान बनवाते हैं। सबसे पहले अमेरिका ये जीपीएस डेवलप किया था, फिर भारत ने भी खुद का एक नया जीपीएस लेकर आए हैं जिसे अपन गगन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? चलो, बस यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। हाँ, 1-2 पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होने वाली है। ठीक है, चलो, तो अब इसके बाद हाँ, यहाँ तक 5 प्रकार के हमने उपग्रह सुन लिए, बस इतने ही थे भाई, यहीं तक की हमारी कहानी रही उपग्रह से रिलेटेड। चलो, तो आज की क्लास को फिलहाल करने वाले हैं अपन यहीं पर समाप्त। अब कल की क्लास से एक नया टॉपिक सुनेंगे कि इन उपग्रहों को भैया अंतरिक्ष में जाकर स्थापित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन क्या सुनने वाले हैं, PSLV, SLV, GSLV का नाम। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एग्जैक्टली 4 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाने वाली है, सो डू नॉट मिस द क्लास। और कल की क्लास में हाँ, अगर आज टेबल कुर्सी खाली नहीं हो तो आज ही खाली कर लेना, क्योंकि कल की क्लास आप लोग टेबल पर, हाँ, सामने कॉपी रहेगी और हम कुर्सी पर बैठकर क्या करने वाले हैं, अगली क्लास से चीज़ों को सुनने वाले हैं। और साथ ही साथ क्लास के साथ ही हम क्या करने वाले हैं, अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते हुए चलने वाले हैं। कल से मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा आपको कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सको। क्लियर? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। आई होप आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, नई नई चीज़ें सुनने को मिली होगी, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसी ही क्लासेस आपकी बाकी की भी, जो 29 अपनी बाकी की क्लास रहेगी ना, हाँ, 30 में से एक तो हो गई, अब जो 29 क्लास भी रहेगी ना, इतना ही मज़ा आने वाला है आपको अगली क्लासेस में भी, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे आप लोग, इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करना है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास से। टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, कुछ और भी आपको इशू हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नीचे नंबर दिया गया है 911117111430। कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।